हेलो एवरीवन। आज हम उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद का युग राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण का युग था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नवजागरण का जो उन्मेष हुआ वह 20वीं सदी में और अधिक व्यापक और गहन होता चला गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में नवजागरण की प्रक्रिया किंचित विलंब से प्रारंभ हुई थी। महाराष्ट्र और बंगाल में यह प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी। प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं जिनकी कृतियों में इनके युग की सामाजिक अवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने उन समस्याओं और मान्यताओं के जीते जागते चित्र अंकित किए हैं जो मध्य वर्ग, जमींदार, पूंजीपति, किसान, मजदूर, अछूत और समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती है। साहित्य के क्षेत्र में वे साहित्य के साथ साथ समाज के स्रष्टा भी कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना है। उनके उपन्यासों में हमें अपने युग की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। प्रेमचंद की श्रेष्ठता और महत्ता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हिंदी के प्राचीन उपन्यासकारों द्वारा स्थापित परंपराओं का ध्वंस कर, पुरानी मान्यताओं का परित्याग कर हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में नवीन आदर्शों की स्थापना की और चिर उपेक्षितों को भी पढ़े लिखे समाज के आकर्षण का केंद्र बनाया। मानव जीवन के अंतर्गत प्रेमचंद की गहरी पैठ थी। मानव की विचारधारा, उसके सोचने के तौर तरीके, उसकी दुर्बलताओं और प्रतिक्रिया का अच्छा अध्ययन था। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद एक सफल मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक प्राणी थे। कृषकों के वे बड़े ही संवेदनशील और हिमायती लेखक थे। उनके दुखों, दर्दों और कठिनाइयों का उन्होंने बड़ी सहानुभूति और मनुष्यता के साथ चित्रण किया है। अध्ययन, चिंतन और अनुभव ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व में अविराम दृष्टा की शक्ति उत्पन्न कर दी थी। देश और समाज और सामाजिक परिस्थितियों को देखकर प्रेमचंद ने अनेक भविष्यवाणियां की थी जो अक्षरशः सत्य प्रमाणित हो रही हैं। सन 1931 में प्रेमचंद ने गबन में देवी दीन खटीक से कहलवाया था, और तुम क्या देश का उद्धार करोगे, पहले अपना उद्धार कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब कूदे। जब वह नीचे आए तो मैंने उनसे पूछा, साहब सच बता दो, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम तो लंबी लंबी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेज़ों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेज़ी ठाट बाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का कल्याण होगा। तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की ज़िंदगी भले आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा। अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। 1930 ईस्वी में प्रेमचंद ने हंस की एक संपादकीय टिप्पणी में लिखा था, किसानों की हालत रोज बरोज खराब होती चली जा रही है। उनका लगाव बढ़ रहा है, समितियां बढ़ती जाती हैं, काउंसिल में उनके हितों का कोई रक्षक नहीं है। कांग्रेस के मेंबर तथा और लोग भी कभी कभी न्याय और नीति के नाते भले ही किसानों की वकालत करें, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दुखों और वेदनाओं की उन्हें समझ ही नहीं हो सकती है जो एक किसान को हो सकती है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रेमचंद के कथा साहित्य में भरे पड़े हैं। इन उदाहरणों में सफ़ेदपोश तथा भ्रष्ट नेताओं को तीखे व्यंग्य बाणों का लक्ष्य बनाया गया है। प्रेमचंद ने अपने युग और आज के भारतवर्ष की कथा अपने साहित्य में कह डाली है। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। उनकी अंतर्दृष्टि भविष्य को देखने में पूर्णतः सफल थी। अपने युग के नेताओं की करतूतों को देखकर भविष्य में उनके भीषण शोषक एवं प्रवंचक रूप का उन्हें पूरा आभास मिल गया था।
आज से 70-75 वर्ष पूर्व प्रेमचंद ने जिन बातों की भविष्यवाणी की थी वे पूर्णतः सत्य साबित हुई हैं। आज़ादी के बाद शोषक शासक वर्ग का असली चेहरा सामने आ गया। जनता की बदहाली की तस्वीर इतनी भयावह है कि शायद प्रेमचंद की कल्पना में भी नहीं रही होगी। प्रेमचंद की मृत्यु के लगभग 11 वर्षों बाद देश स्वतंत्र हुआ था, किंतु यह वही स्वराज्य था जिसका स्वप्न कभी प्रेमचंद ने देखा था। देश में कहने के लिए तो अहिंसात्मक क्रांति हो गई थी, किंतु कोयले की खानों, चाय के बागों और बड़े बड़े कारखानों पर अब भी अंग्रेज़ों और अमेरिकी सरमाएदारों को इस देश के उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए निवेदन कर रही है। प्रेमचंद ऐसी आज़ादी के विरुद्ध थे। पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री के क्रियाकलापों को देखकर प्रेमचंद को बड़ी निराशा हुई थी। सन 1931 में कर्मभूमि की रचना करते हुए अमरकांत से प्रेमचंद ने कहलवाया था, अब क्रांति में ही देश का उद्धार है। ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों और परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। इन पंक्तियों से प्रेमचंद की राजनीतिक विचारधारा बहुत स्पष्ट हो जाती है। प्रेमचंद की दृष्टि भारतीय कृषक जनता की सभी समस्याओं को बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रही थी। किसानों की एक एक समस्या से वे परिचित थे। गोदान, कर्मभूमि और प्रेमाश्रम में उन्होंने किसानों की दुर्दशा, व्यथा, शोषण और विषमताओं आदि दोषों का विस्तार से चित्रण किया है। इन्हीं उपन्यासों में भारतीय किसानों के पारस्परिक संघर्ष का भी विस्तृत वर्णन है। किसानों का शोषण, जहां एक और जमींदार, कारकुन, सरकारी अहलकार, पटवारी, महाजन करते हैं, साथ ही उनके शोषण का आधार है गांव की पंचायतें तथा उनके संचालक पंच और सरपंच। गोदान की दुनिया और समाज को पीड़ा पहुंचाने, उसे विकृत और विषाद में बनाने का श्रेय इन्हीं पंचों और सरपंचों को जाता है। यही किसान का मानवीय शोषण करते हैं और उसके जीवन में विष घोला करते हैं और किसानों के श्रम को हड़प जाते हैं। जब भी उन्हें शोषण का मौका मिलता है, ये चूकते नहीं हैं। पटेश्वरी, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, दाता दीन आदि गोदान में गांव के भाग्य विधाता और किसानों का सर्वनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनमें से कोई पंच ऐसा नहीं है जिसे दया, करुणा, ममत्व, अपनत्व आदि मानव सुलभ कोमलताओं ने किसी भी अंश में स्पर्श किया हो। ये सभी अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, फिर भी क्षमा और दया से सर्वथा वंचित हैं। होरी जीवन पर्यंत इन्हीं पंचों की कृपा से कंगाल बना रहा। वस्तुतः प्रेमचंद ने उपन्यास के लिए एक नई ढंग की जमीन तैयार की थी और इसी अर्थ में उन्होंने युगांतर भी उपस्थित किया। उनकी रचनाओं का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं था, बल्कि उनका मानव जीवन और समाज में उपयोग वांछित था। प्रेमचंद का कथा साहित्य समस्या प्रधान है, जिसमें समाज और व्यक्ति की समस्याओं का व्यापक चित्रण मिलता है। विषय की दृष्टि से भी प्रेमचंद ने नवीनता उपस्थित की, जहां साहित्यिक दृष्टि विस्तार के लिए बड़ा अवसर था। उन्होंने साहित्य को रूढ़िबद्ध परंपरा से मुक्त किया और अति मानवता के जीवन चित्रण द्वारा कला की सार्थकता अनुभव की। प्रेमचंद ने स्पष्ट शब्दों में कला को जीवन शक्ति से अनुप्राणित देखने में विश्वास प्रकट किया। न केवल उपन्यास साहित्य में, वरन समस्त हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने नवीन और स्वस्थ साहित्यिक परंपरा का प्रवर्तन किया, जो समाज की आधारभूत मानवता से जीवन की प्रेरणा ग्रहण करती है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों के कलात्मक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। चरित्र चित्रण, कथोपकथन और भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने चरित्र चित्रण को उपन्यास की आधार शक्ति मानते हुए लिखा है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ,
मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहन और विकासपूर्ण होगा, उतना ही पढ़ने वालों पर उसका असर पड़ेगा। अपने उपन्यासों के चरित्रांकन में प्रेमचंद ने परिस्थितियों का प्रभाव दिखाकर गतिशील पात्रों की सृष्टि की है। कुछ आदर्शवादी पात्रों को छोड़कर उनके चरित्र मानव प्रकृति की बहिर्मुखी अंतःवृत्तियों का गहरा प्रभाव अंकित कर जाते हैं। उपन्यासों में कथोपकथन के महत्व पर भी उनकी दृष्टि थी। उनके कथोपकथन स्वाभाविकता के अपूर्व उदाहरण हैं। उपन्यासों में प्रेमचंद ने जैसी सरल, सरस, सजीव एवं प्रभावशाली भाषा शैली का प्रयोग किया, वैसी आज तक दूसरा उपन्यासकार नहीं कर पाया है। पूर्ववर्ती उपन्यासों में जिस सहज गतिशील प्रवाह का अभाव दृष्टिगत होता है, वह प्रेमचंद की कृतियों में नहीं है। हालांकि प्रेमचंद सन 1894 ईस्वी के लगभग ही साहित्य सृजन के क्षेत्र में कदम रख चुके थे। सन 1914 से 1936 का युग प्रेमचंद के साहित्य सृजन का वास्तविक युग है, जिसका आरंभ सेवा सदन से और अंत गोदान से होता है। एक साहित्यिक और विचारक के नाते प्रेमचंद अपने युग की प्रवृत्तियों को साहित्यिक चेतना के संसर्ग में समझते रहे थे। उनके युग की राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों को उनके साहित्य में पूरी जगह मिली है। प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन और गबन में प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं और प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात किया है। प्रतिज्ञा में विधवाओं की समस्या और सेवा सदन में वैश्याओं की समस्या के अतिरिक्त मध्यवर्ग की दैनिक आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण किया गया है। गबन में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को प्रमुखता दी गई है। प्रेमचंद ने सामयिक आंदोलनों, विशेष रूप से गांधी जी के आंदोलनों को अपने उपन्यासों की विषय वस्तु बनाया है। कर्म भूमि में राजनीतिक जीवन का सजीव चित्रण हुआ है। आर्थिक प्रवृत्ति चित्रण में प्रेमचंद का ध्यान जमींदार किसान संबंध पर विशेष रूप से गया है। यह शोषण का संबंध था। जमींदारों, अधिकारी वर्ग और महाजनों के अनवरत शोषण ने तो कृषक वर्ग की पीठ तोड़ दी थी। उस पर आर्थिक मंदी का संकट उसे और ले बैठता था। देहात में रहकर प्रेमचंद ने देखा था कि किसान की मृत्यु पर सामंती और पूंजीवादी शक्तियां जी रही थीं। बेगार, बेदखली, नजराना और लगान के नाम पर सामंती शक्ति के अवशिष्ट भूमिपति निर्दयतापूर्वक कृषक वर्ग का शोषण कर रहे थे और उधर औद्योगिकरण को विकास उन्हें पूंजीवाद के शोषण का लक्ष्य बना रहा था। रंगभूमि में प्रेमचंद ने दिखाया है कि बढ़ते हुए उद्योग धंधों के लिए कृषकों की ज़मीन छीनी जा रही है। इस नोच खसोट से भी शोषक वर्ग की इच्छा पूरी न होने पर किसानों के उत्पीड़न में अधिकारी वर्ग का सहयोग लिया जाता। चारों ओर से प्रहार सहते सहते किसान जर्जर हो गया था। उसे मनुष्य लूटता, नियति रुलाती थी। प्रेमाश्रम और गोदान में प्रेमचंद ने यही दिखाया है। जीवन का परिश्रम, भार, दमन और क्षुधा पीड़ित पेट की ज्वाला में भस्म हो रहा था। अशिक्षा, रूढ़िवादिता और निर्धनता से जड़ मानवता का जिन क्रूरतम उपायों से शोषण किया जा रहा था, उसे प्रेमचंद ने देखा था। साथ ही उन्होंने यह भी देखा था कि कृषक वर्ग किसान आंदोलनों के फलस्वरूप जाग रहा था और अधिकारों के लिए उठकर दमन की शक्तियों का सामना कर रहा था। प्रेमाश्रम और कर्म भूमि में तद विषयक चित्रण हुआ है। जीवन मृत्यु के संघर्ष में व्यस्त इस मानवता के प्रति प्रेमचंद की अपार सहानुभूति थी। उन्होंने अपने उपन्यासों में बड़े विस्तार से इस वर्ग के जीवन के चित्र अंकित किए हैं। प्रेमचंद में एक अपूर्व प्रतिभा थी। वे धरती का संपूर्ण रस लेकर एक वट वृक्ष के समान इतनी व्यापकता, विशालता में फैले कि आगे पीछे दाएं बाएं अनेक प्रकार की वृक्षावलियों के बीच भी अपने बड़प्पन में अकेले ही रहे। वे एक सच्चे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे, जिन्होंने युगों से वियुक्त साहित्य का पुनः युग जीवन से योग कराया। उनके हाथों पढ़कर हिंदी उपन्यास सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति का
श्रेष्ठतम साधन बना। प्रेमचंद में एक तपस्वी की साधना थी, महाकाव्यकार की जीवन अनुभूति थी, कुशल चितेरे की रूप विधायिनी कला थी। उन्होंने जीवन को अत्यधिक निकट से जाना था और स्वयं संघर्षों के बीच से गुजरकर, परिस्थितियों के थपेड़े खाकर, समाज के विष को पचाकर साहित्य में शिव की प्रतिष्ठा की थी। हिंदी उपन्यास को साहित्यिक गरिमा, सप्राणता एवं विश्वसनीयता प्रदान करने वाले वे प्रथम लेखक थे। साहित्यकार की महत्ता के मापदंडों में हृदय की विशालता का प्रमुख स्थान है। युग के साहित्यकारों में यह गुण सर्वाधिक मात्रा में प्रेमचंद को ही उपलब्ध था। उनमें ऐसी व्यापक सहानुभूति थी, ऐसी उदार दृष्टि थी कि निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग की अनेकानेक कठिनाइयों, समस्याओं को वे निर्लिप्त भाव से देख सकते थे। संकीर्ण घरेलू परिस्थितियों से लेकर समाज और राष्ट्र का कोई भी पक्ष उनकी दृष्टि से परे न था। वे उन बुराइयों से पूरी तरह परिचित थे जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में घुन की भांति लगकर हमें दिनों दिन खोखली करती जा रही थी। साथ ही साथ उस महान साहित्यकार ने मानव की दुर्बलताओं को सहानुभूति एवं संवेदना के साथ देखने की साधना की थी। चाहे ईश्वर पर उनका विश्वास न रहा हो, किंतु मनुष्य पर अडिग विश्वास था। मानवता के लिए उनके हृदय में बड़ी ममता, मोह था। वह मोह, इस मोह ने उन्हें दलित वर्ग का साहित्यिक प्रतिनिधि बना दिया। उनके उपन्यासों में विधवाएं हैं, वेश्याएं हैं, बूढ़े पति की युवती पत्नियां हैं। उनमें अंध संस्कारों से ग्रस्त, अभाव में परिस्थितियों में पले, कर्ज में आकंठ डूबे, जमींदार के सिपाही कारिंदा से त्रस्त, हाकिम अमलों की हरी बेगारी से आतंकित, सिपाही दरोगा के हथकंडों के शिकार, बिरादरी को भोज भात प्रथा से परेशान, थके हारे किसान हैं। उनमें बड़े बड़े कारखाने में मशीनवत काम करने वाले शोषण के प्रतीक, उनमें सदियों से उत्पीड़ित अछूत भी हैं, अनाथ, अपाहिज, अंधे, भूखे, भिखमंगे भी हैं। इन सबकी जीवन स्थितियों का बड़ी ही सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण करके कलाकार की संपूर्ण सच्चाई के साथ प्रेमचंद ने यथार्थवत चित्रण किया। भारतीय साहित्य में इसके पूर्व जनसाधारण की साहित्य में इस रूप में प्रतिष्ठा न हो सकी थी। वह अधिकतर श्रीमानों का साहित्य था। प्रेमचंद ने समाज से उपेक्षित, नियति से प्रवंचित अति सामान्य मानवों को चित्रण का विषय बनाकर उपन्यास साहित्य को एक नवीन दिशा दी।